दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2020 की जब हमने शुरुआत की, हमें लगा था कि इस साल हम लोग तेजी के साथ में काम करेंगे। जैसे क्रिकेट में 2020 होता है, रोमांच होता है, फास्ट तरीके से हम खेलते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं रिलेट किया था कि 2020 में हम लोग उतना बड़ा करेंगे जितना बड़ा आज हम लोग नहीं कर पाए हैं। और जब हम लोग नए साल का सेलिब्रेशन कर रहे थे, लगभग उसी समय चीन में कोरोना नाम का एक छोटा सा वायरस पैदा हुआ और उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, जो विश्व महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, उसने उसके आगे घुटने टेक दिए। सबसे ज्यादा तबाही हुई अमेरिका में। मुंबई के बारे में यह कहा जाता था कि मुंबई न कभी सोता है, न कभी रुकता है, न कभी थकता है। मुंबई में स्थिति बहुत खराब है, मुंबई थम गई। भारतीय इतिहास में कभी भारतीय रेल नहीं रुकी थी, उसके चक्के जाम हो गए। सो ये तय है कि लॉकडाउन के बाद में जब हम लोग दोबारा अपनी जिंदगी में लौटेंगे तो जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होंगे जो संकट से गुजरेंगे, बहुत सारे शायद बर्बाद हो जाएंगे और बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ बिजनेसों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन के भी आया है। बहुत सारी चीजें बदलेंगी। सो एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज पूरी दुनिया के सामने, लॉकडाउन के बाद जिंदगी कैसी होगी, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। और आपके इसी सवाल का समाधान करने के लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। 1 जून से 7 जून सुबह 8 बजे हमारे ऑफिशियल चैनल पे ये प्रोग्राम रहेगा और इसका आगाज हम लोग करने जा रहे हैं एक ऐसी बुलंद आवाज से जिसने लाखों लोगों में, मैं कहूंगा मुर्दा लोगों में, जिन्होंने अपने आप को मान लिया था कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनमें वो प्राण लेके आए और जिनके अनुभव ने छोटी छोटी कंपनी को कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर दिया, जिनके ज्ञान से हिंदुस्तान में हजारों लीडर्स पैदा हुए, ट्रेनर्स और स्पीकर तैयार हुए, जिनकी बात अलग है, जिनका अंदाज अलग है। सो हम आगाज कर रहे हैं हमारे 7 दिनों की सीरीज की टाइगर संतोष नायर साहब से। नायर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आपका जो नाम है ना सर, हाँ जी बोलिए। आपका जो नाम है सर, उस नाम में ही उस प्रकार का एक्साइटमेंट है कि वो नाम सुनते ही लोगों में एक्साइटमेंट आ जाता है। मैं जर्नली बहुत धीरे धीरे बात करता हूं, लेकिन चूंकि मैं संतोष नायर साहब से बात कर रहा हूं तो मेरा भी जो पिच है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसका राज क्या है एक्चुअली सर? घर में भी कुछ ऐसा होता है क्या कि घर में जब आप इंटर करते हैं तो घर में कुछ चीजें बदल जाती हैं, एक्साइटमेंट आ जाता है? वाह, बिल्कुल। मेरे को देखने से बिल्डिंग के वॉचमैन थम जाते हैं, लोग अपने नाम भूल जाते हैं, लोग अपने काम भूल जाते हैं, जो चीजें उन्हें याद थी वो भूल जाते हैं। अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर, सुपर। सो लॉकडाउन में सर सब लोग घरों में हैं और आप भी बहुत लंबे समय तक घर में हैं। सो लॉकडाउन के टाइम में आपने किस प्रकार से टाइम स्पेंड किया सर? सबसे पहले तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने सुरेंद्र जी मेरे को लाइफ आफ्टर लॉकडाउन का पहला सेशन में मेरे को आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये समझने लायक है कि देयर आर 5 स्टेजेस दैट पीपल गो थ्रू ड्यूरिंग अ डिजास्टर। जो आदमी जो होता है ना, वो 5 स्टेजेस से गुजरता है और ये मैंने बहुत साल पहले ही समझ लिया था और इसको बोलते हैं द कबलर रॉस मॉडल। कबलर बोल के आदमी होते थे, KUBLER, द कबलर रॉस मॉडल। कहते हैं जब इंसानों के लाइफ में ट्रेजेडी होती है सर, जब इंसान के लाइफ में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जब इंसान के लाइफ में एक एक्सीडेंट होता है जो भयंकर कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है, मतलब उसकी सोच समझ और उसकी कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उसकी जो अनुभव है, मतलब जैसे मेरे 55 साल का अनुभव है, आपका मेरे ख्याल से 45 साल 50 साल का अनुभव होगा। ये अनुभव से बाहर जब कोई ट्रेजेडी घटती है, कुछ ट्रेजेडियां तो हम संभाल लेते, किसी का डेथ हो गया ठीक है, थोड़ा बहुत बिजनेस में नुकसान हो गया वो ठीक है, लेकिन ये जो हुआ है, ये जो कोरोना का जो हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे ट्रेजेडीज हुए थे। जैसे इंटरनेट जब आया था
तो कुछ कुछ इंडस्ट्री बंद हो गए, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग आया तो कुछ वीडियो दुकान बंद हो गए, तब उबर आया तो कुछ ब्लैक एंड येलो टैक्सी वाले या कुछ कार वालों को नुकसान हो गया था, और जब से स्टारबक्स आया था तो कुछ होटलें कुछ कॉफी शॉप बंद हो गए थे। लेकिन ये जो डिजास्टर हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल है, ये बहुत बड़े पैमाने में और बहुत अर्जेंट पैमाने में हुआ, और हमें इसकी कोई तैयारी करने का मौका नहीं मिला। जनरली कोई भी परिवर्तन में हम लंबे से देख लेते हैं कि वो आ रही है तो हम उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। ये जो हुआ है, ये जो ट्रेजेडी हुआ है, ये जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, या ये जो महामारी हुई है, ये कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है, समझ के बाहर है। तो मैंने बहुत साल पहले स्टडी किया था, और ये इंसान का नाम है कबलर-रोस मॉडल बोलते हैं, कि जब भी किसी भी टाइम पे इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड कॉम्प्रिहेंशन के बाद ट्रेजेडी होता है तो लोग 5 स्टेज से गुजरते हैं, और जो कि मैं 5वें स्टेज पे डायरेक्ट पहुंच गया, एक रात में ही पहुंच गया। इसके लिए मैं इस 5 स्टेज का नाम लेना चाहूंगा आपके परमिशन से। सर प्लीज प्लीज प्लीज। सबसे पहला स्टेज का नाम है डिनायल, दूसरा स्टेज का नाम है एंगर, तीसरा स्टेज का नाम है बार्गेन, और चौथा स्टेज का नाम है डिप्रेशन, और 5वां स्टेज का नाम है एक्सेप्टेंस। तो 2-2 मिनट लगा के मैं बोलना चाहूंगा। पहला स्टेज का नाम है डिनायल। तो कोई भी ट्रेजेडी होता है तो आदमी उसको डिनाई करता है, नहीं 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 ये कुछ कोरोना बिरोना कुछ नहीं हुआ, ये तो चाइना में हुआ है, तो वुहान में हुआ है, हमारे साथ इसको नहीं होगा, और इंडिया में तो आ ही नहीं सकता, और हमारे दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि ये गर्मी में तो टिक ही नहीं पाएगा और नहीं आ सकता। तो आदमी डिनाई करता है, तो पहला डिनाई करता है। और ये तो हॉट क्लाइमेट में आएगा, और हम तो ये तो कोल्ड क्लाइमेट में आएगा, ये हॉट क्लाइमेट में हमारे को तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो ये होता है डिनाई। ये पहला स्टेज है आदमी का, सोच का। ह्यूमन बीइंग्स गो थ्रू द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में हम बोलते हैं एंगर, क्योंकि थोड़े ही दिनों में उसको फटके लग जाते हैं, उसका धंधा या तो बंद हो गया, या उसका इनकम आधा हो गया, या उसकी नौकरी चली गई, या उसको बोला 50% सैलरी कट हो गया तेरा, या उसको बोला डिफर्ड पेमेंट दे देंगे, तो जो पेमेंट मिलनी थी वो मिला नहीं, जो चीजें होनी थी वो हुआ नहीं। तो ये भैया ये गुस्से में आ जाता है, एंगर में आ जाता है, सेकंड स्टेज। राइट। और उसको ये लॉस ऑफ इनकम बर्दाश्त नहीं होता। पहले तो उसने डिनाई किया था कि यहाँ तो नहीं आएगी, अब उसको गुस्सा आ गया। तो ये हो गया सेकंड स्टेज, which is known as the second stage of the Ross, Kubler-Ross model. थर्ड है बार्गेनिंग। वो बोलता है कि ये मेरे ख्याल से लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये मोदी को लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये अभी बार्गेन कर रहा है, क्योंकि अभी इसका फटके लग गए, इसको निकलना है, तो ये बार्गेन कर रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है, वो इस तरह से, ये बिल्कुल गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये व्हाट्सएप में लग जाता है, सोशल मीडिया में लग जाता है, ओपिनियन लेने चालू करता है, लेकिन इससे कोई सार नहीं है। अब चौथा जो है, जब उसका ये भी नहीं चलता है, तो चौथे स्टेज पे आदमी पहुंच जाता है जिसका नाम है डिप्रेशन। तो उसे लगता है अब मेरे से नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं खलासा हो गया हूं, और वो प्रेशर में आ जाता है। और इसके बाद आता है एक स्टेज जिसका नाम है एक्सेप्टेंस, जहां आदमी उस चीज को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करता है। इसमें अपना रंग नहीं भरता, अपना सोच नहीं भरता, अपनी बुद्धि से सोचता नहीं, बोले ये हो गया है, इसमें कोई सार नहीं है, मुझे इससे निकलना है। अब इश्यू ये होता है कि जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिशाली लोग होते हैं, जो प्रज्ञा को प्राप्त हुए हैं, वो फर्स्ट से फिफ्थ स्टेज रातों रात आ जाते हैं। अच्छा, ओके। मैं तो मतलब जो दिन मोदी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, वो दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मेरा लाइफ जीरो हो गया, माय पास्ट सक्सेस गारंटीज नथिंग, व्हेन द पैराडाइम शिफ्ट्स, दायरा जब बदल जाता है, एवरीवन गोज बैक टू जीरो। जैसे 5 डेज का मैच से जब 2020 1 डे चालू हो जाता है, तो जो 5 डेज में राज करता था उसको भी जीरो होना पड़ेगा, और उसे 1 डे को स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा।
राइट। और जैसे 2020 आता है तो when the paradigm shifts, everyone goes back to zero. Your past success guarantees nothing, and therefore don't say no to a new idea. New ideas will cause change. They disrupt the status quo. They create uncertainty. Yet it is these new ideas that will take you to the future. New ideas are shot down by people who assume that the future is merely an extension of the past, that the ideas that have brought us to where we are today are the same ideas that will take us to the future. तो मैं कहता हूँ ना बोलिए, कोई भी चीज जो हो रहा है उसको ना बोलिए, जल्दी से एक्सेप्ट कर लीजिए। जल्दी से एक्सेप्टेंस के स्टेज में आप 5वें लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप काम चालू कर सकेंगे नए तरीके से। जब तक आप वो फर्स्ट स्टेज में है, जब आप डिनाइल में है, जब आप एंगर में है, जब आप बार्गेनिंग में है, जब आप डिप्रेशन में, आप काम ही नहीं चालू करेंगे क्योंकि आप तो रुके हुए हैं। आपने जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया वो दिन काम चालू हो जाता है। तो सबसे पहला तो आपने मेरे को पूछा कि हाउ आर यू इन्वेस्टिंग, मतलब स्पेंडिंग माय टाइम, तो पहला तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरे कहते हैं जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टेज में, जो भी स्टेज में ट्रैप्ड रहता है लंबा टाइम तक विदाउट रीचिंग स्टेज रातों रात, वो मेंटली इल हो जाएगा। राइट। तो मुझे तो मेंटली इल होना नहीं था, तो हमने तो काम चालू कर दिया। हमने कहा कि ओके, सो आई लुक्ड एट ऑल माय प्रोडक्ट्स, दे वर ऑल ऑफलाइन। हमने सब ऑनलाइन कर दिया। मतलब हमारा 4 लाख का प्रोडक्ट होता था ऑफलाइन गुरुकुल, हमने उसको 40,000 में ऑनलाइन कर दिया। हमारा 40,000 का प्रोग्राम होता था टाइगर ऑफलाइन, उसको हमने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन में हमने मोटिवेशनल प्रोग्राम चालू कर दिए। एकदम सस्ता वाला जो प्रोग्राम जो है इकोनॉमिक प्राइस में 499 में इंस्पिरेशनल टॉक्स लॉन्च कर दिया। बहुत सारे जैसे एक प्रोग्राम जिसका नाम रखा था हमने द एंटरप्रेन्योर पैराडाइम शिफ्ट बोल के। फिर हमने सेल्फ सपोर्ट इवन फ्रॉम रिमोट बोल के एक प्रोग्राम हमने किया। फिर विपत्ति में शक्ति बोल के प्रोग्राम किया। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लॉन्च कर दिए। कंपनी को पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर कर दिया, पूरे बिजनेस मॉडल को रिस्ट्रक्चर कर दिया। और मेरे कहीं बहुत जमाने से मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 चीजें इंट्रोड्यूस करनी है, और लॉकडाउन में मैंने ये समझा है कि बिजनेसेस में 2 चीजों में बहुत बड़ी इफेक्ट होने वाली, वन इज द सेल्स एंड वन इज फाइनेंस। तो मैंने ये तय कर दिया कि इंडिया में मैं दोनों के ऊपर एक रेवोल्यूशन लाने वाला हूँ। तो एक है फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि अभी हर जगह पे फाइनेंशियली आपको टाइट होना पड़ेगा, फाइनेंशियल लीकेजेस को टाइट करना पड़ेगा और फाइनेंशियल लॉसेस को टाइट करना पड़ेगा। फाइनेंस को बहुत इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा क्योंकि एवरी डिसीजन इज अ फाइनेंशियल डिसीजन एंड एवरी एक्शन हैज अ फाइनेंशियल रिएक्शन। एंड देयरफॉर फाइनेंस में 2 तरह के फाइनेंस, एक तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस और दूसरा है पर्सनल फाइनेंस। दोनों के लिए हमने 2 जबरदस्त कंपनियों के साथ टाई अप कर लिया है। पहला वाले का नाम है कॉन्टेंट्रा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में फाइनेंशियल ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को। तो कॉन्टेंट्रा का मैं डायरेक्टर बन गया, वहां पर मेरे को उन्होंने ले लिया। तो अब मैं इंडिया में, पहले तो हमने बहुत सारा एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशन लाया, अब हम लोग जो है फाइनेंशियल लिटरेसी फ्रीडम मूवमेंट लाने वाले। 2 लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और एक पर्सनल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए हमने फाइनेंस गुरुकुल, फाइनेंस कोरोना बोल के प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और पूरी कंपनियों में पूरी तरीके से फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाए, क्योंकि अभी आपको हर चीज को फाइनेंशियली रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ये हमने प्रोजेक्ट को उतारा है। दूसरे और पर्सनल फाइनेंस के लिए, क्योंकि ये पीरियड है, बहुत सारे इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज भी है और नुकसाने भी बहुत होने वाली है। तो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर आदमी की शक्ति और बुद्धि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए हमने स्मार्ट का पर्सनल मनी मास्टरी बोल के जो प्रोग्राम है, वो दीपक धाबलिया के साथ हमने डीडी वेल्थ के साथ टाई अप करके इसको भी हमने लॉन्च कर दिया है। फिर हमने हमारे कंपनी में हमने कहा अभी जितने एम्प्लॉइज है सबको एंटरप्रेन्योर बनाना है, सभी को धंधे वाले बनाना है। तो उनको वो सब सिखाया और हमने नॉलेज मल्टीप्लिकेशन पार्टनर बोल के हमने कहा नौकरी के साथ आप हमारे कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लीजिए, विथ योर जॉब टेक द फ्रेंचाइजी। तो इसके ऊपर भी
हमने काम कर दिया तो जूम में बैठे रहते हैं। आजकल 3 गुना ज्यादा काम करते हैं पहले जमाने से। मैं अपनी बीवी बच्चे किसी को मिला नहीं हूँ पिछले 75 दिन में। तो लोग बोलते हैं ना, मैं अपने बीवी के साथ बहुत वक्त बिताया, मैंने अपने बच्चों के साथ। बीवी बच्चे तो इधर ही होंगे, लेकिन अभी तो पहले तो अपने को धंधे को सेट करना है, रोकड़ा सेट करना है, फ्यूचर को सेट करना है, कंपनी को सेट करना है। तो मेरा लॉकडाउन का पीरियड इसी के अंदर चला। बहुत सारे लोगों ने सर नए नए पकवान बनाने सीखे हैं, किचन में मैडम की हेल्प की है, तो आपके घर पे उस चीज का फिर अभाव रहा? मैडम इस मामले में बहुत अनलक्की हैं। हाँ जी, इस बात को मान के चलिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सो आप रोकड़ा इतना लेके आ जाते हैं सर कि वो सारी चीजों का जो अभाव है उसको पूरा कर देता है। सी आई हैड टू डू इट बेसिकली, क्योंकि संस्था चला रहे 100 जन का, तो सभी की आई कैन बी सिटिंग बैक बिकॉज आप एक चेयरमैन नहीं है। आप कंपनी में चेयरमैन तो आपका डेजिग्नेशन है, आपका रोल जो है अलग रोल है। यू आर द चीफ एनर्जी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सीईओ। CEO is the chief energy officer. You are the chief personal responsibility officer. You have to be taking the personal responsibility first. You are the chief belief officer. CBO, you are the chief belief officer. आपका बिलीफ पे ये आगे चलेगा, क्योंकि अगर आप में ही बिलीफ नहीं है, आप हिल जाएंगे। आप पकवान बनाते रह जाएंगे, आप हिल जाएंगे, तो आप लोगों को बिलीफ नहीं दिखा पाएंगे। आप चीफ रिस्क ऑफिसर है, आपको नई नई चीजों का रिस्क लेना पड़ेगा, आपको हर चीज को बदलना पड़ेगा। तो यू आर द चीफ एनर्जी ऑफिसर, द चीफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर, यू आर द चीफ बिलीफ ऑफिसर, यू आर द चीफ रिस्क ऑफिसर, यू आर द चीफ इंटेंशनैलिटी ऑफिसर। आपको उद्देश्य सेट करना पड़ेगा, आपका इंटेंशन नया स्मार्ट किस तरह से बनेगा, इस उद्देश्य को सेट करना पड़ेगा। और ये लंबा टाइम तक खींचने वाला है, ये कोई कल सुबह जाने वाली बीमारी नहीं है। तो इसी के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करना पड़ेगा। तो यू बिकम द चीफ इंटेंशनैलिटी ऑफिसर। ये रोल है आपका, ये रोल आपको निभाने हैं। आपको चीफ एनर्जी ऑफिसर बनना है कंपनी का, चीफ इंटेंशनैलिटी ऑफिसर बनना है, चीफ बिलीफ ऑफिसर बनना है, चीफ रिस्क ऑफिसर बनना है, चीफ वैल्यू क्रिएशन ऑफिसर बनना है। आपको वैल्यू क्रिएट करना है, लोगों को डायरेक्शन देना है, लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, लोगों को काबिल बनाना है। ये आपका काम है, आप चेयरमैन नहीं है, आप ये रोल अदा कर रहे हैं। तो पकवान वगैरह बनते रहेंगे, तो मुझे उसका कोई गम नहीं है। वंडरफुल सर। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो मुंबई पे है, और मुंबई को सेकंड न्यूयॉर्क लोग कहते हैं। सो संतोष नायर साहब चूंकि मुंबई में रहते हैं, आपको डर नहीं लगा कि कोरोना आ जाएगा तो फिर सब कुछ यहीं पे रखा रह जाएगा? मेरे को तो मुझे कोरोना चीज याद ही नहीं रहता है। मेरा है ना एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है मेरे खोपड़ी में, डिसरिगार्डिंग डिफिकल्टीज। और मैं मौत से डरता नहीं, क्योंकि अगर एक बार वो आ गई तो फिर चिंता करने की बात ही नहीं। एक बार आप मर गए तो आपको, जिसको मौत से डर लगता है वो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं तो सुबह उठता हूँ, चलने जाता हूँ, अपना बिल्डिंग के बाहर वो रोड पे चलता हूँ और अपने आप को फिजिकली फिट रखने का कार्यक्रम करता हूँ, अपने न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैं किसी से कोरोना की चर्चा नहीं करता, ना उसके बारे में ना मुझे जानना है अमेरिका में क्या हो रहा है, न ट्रंप क्या कर रहा है, न इंडिया में क्या हो रहा है, कौन से जगह पे रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ये है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया था, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया था। मेरी संस्था उस चीज में डेडिकेटेड है। मैं फालतू कोरोना के बारे में चर्चा ही नहीं करता, मुझे याद भी नहीं रहता। मैं अपने काम में लग जाता हूँ सुबह से लेकर रात तक, और जब फिर सुबह रात को जब मैं मुंडी उठाता हूँ और फिर मैं अपने नहा धो के फिर तो काम में लग जाता हूँ। मैं किसी से चर्चा नहीं करता, ना फॉरवर्ड करता हूँ कोई चीज को, ना रिसीव करने में बिलीव करता हूँ, ना कोरोना के बारे में कोई चीज पढ़ता हूँ, ना न्यूज देखता हूँ, ना कितने मरे क्या है, कुछ नहीं देखता हूँ। तो हमारे को तो काम ही करना है, हमको कोरोना से क्या लेने का। हम तो ये बोलते हैं तुम हम जिंदगी और कोरोना चलते रहेंगे। चलिए, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। तो पैरेलल है, वो कोरोना अपना काम करेगी। अच्छा मैं डर गया तो मेरे को नहीं आएगी, अच्छा मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं तो नहीं आएगी।
मैं एकदम तैयारी कर लिया तो नहीं आएगी, मैंने मास्क पहन लिया तो नहीं आएगी, मैंने नहीं पहना तो नहीं आएगी। अरे जो आना है वो तो आके ही रहेगा, और जब आ जाएगी तब उसको हैंडल कर देंगे। या तो मर जाएंगे या जिएंगे, और जिए तो उसकी स्टोरी सुनाएंगे, और मर गया तो आप लोग स्टोरी सुना लेना। चलिए, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपकी जो ये इंस्पिरेशन है वो वहीं से आती है कि आप हमेशा अच्छी चीजों को देखते हैं, नेगेटिव चीजों को आप फॉलो नहीं करते हैं। हम मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं सर। बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन, जो बिजनेसेस हैं, सो हम जानना चाहेंगे, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है और आपने बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ में, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में बहुत क्लोजली काम किया है। सो लॉकडाउन के बाद में कौन से बिजनेस संकट में आने हैं और किन के लिए अपॉर्चुनिटी आप मानते हैं रहेंगी? देखिए, संकट तो हर टाइप के बिजनेस को आएगा। जो बढ़िया चल रहा है उसको संकट आएगा, और जो बढ़िया मतलब उसको संकट अलग टाइप के आएंगे। मतलब जो अगर वो समझो सैनिटाइजर बनाने चालू कर दिया तो उसके संकट अलग आ जाएंगे, क्योंकि हजारों लोग सैनिटाइजर में घुस जाएंगे। फिर वो डिसइंफेक्टेंट बनाएगा तो लाखों लोग उसमें घुस जाएंगे, तो वहां पर भी कंपटीशन शुरू हो जाएगी, तो उसको अलग सा संकट आएगा। तो संकट तो सबको आनी है। मेरे ख्याल से चेंजेस जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का राइज होने वाला है। एवरीथिंग विल बिकम डिजिटल, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का राइज होगा। ये होगा मेडिसिन एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है, इसका भी बहुत बड़ा राज होने वाला है वर्ल्ड वाइड। और जो चेंजेस जो बिजनेस में आने वाले हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो है वो एक एक्सेप्टेड फिलॉसफी हो जाएगा। एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। और एग्रीकल्चर, एकदम सरप्राइज जो बात होने वाली है, एग्रीकल्चर में भयंकर इनोवेशन और डेवलपमेंट होगा। और जितने लोग ये गांव चले गए हैं, इसमें से आधा से ऊपर तो लोग वापस आने वाले नहीं हैं। वो एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूट करेंगे, और बड़े पैमाने में टेक्नोलॉजिकल यूज करते हुए, ट्रैक्टर और एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टूल्स और इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए ये एक चेंजेस जरूर आने वाला है। ये मुझे लगता है दिस इज द चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द बिजनेस। स्पेशली अगर हम लोग पर्टिकुलर की बात करें सर, ये जो लॉकडाउन के बाद में जब चीजें होंगी, सो डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलर को इसका बेनिफिट मिलने वाला है सर? बिल्कुल डायरेक्ट, देखिए बेनिफिट किसको मिलने वाला है, तो डायरेक्ट सेलिंग वाले को तो मिलने वाला है। लेकिन मैं ना इसके ऊपर एक फिलॉसफी बताना चाहता हूँ, आपकी सर प्लीज परमिशन। मैं प्लीज ना प्लीज। हर चीज को मेरे, जैसे पहले वाले चीज में मैंने वो रॉस साहब का कबलर रॉस का मैंने मॉडल बताया। अभी सर ये जो पीरियड है ना, इसमें चेंजेस तो हर बिजनेस में होने वाले। और क्या होने राइट वाला है, आपको आपको अपने बिजनेस के बारे में मालूम होगा, मुझे मेरे बिजनेस के बारे में मालूम होगा, किसी और को जो डायरेक्ट सेल्स में है उसको अपना एनवायरमेंट से मालूम पड़ जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। लेकिन जीतेगा कौन इस संदर्भ में, जीतेगा कौन, ये इसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, वो जीतेगा। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि माइंडसेट इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटर। तो लोग मुझसे पूछते हैं नायर साहब माइंडसेट क्या है? माइंडसेट इज नथिंग बट द यूज ऑफ वर्ड्स। जो उच्चार करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, या हम कस्टमर से बात करते हैं, सप्लायर से बात करते हैं, भी बच्चों से बात करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, वॉट एवर वी स्पीक द वर्ड्स आर आवर माइंडसेट। जैसे कोई बोलता है मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, वो तो हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि मैं इस हाल में जीतूंगा, तो वो जीतेगा। अगर वो बोलता है घर से काम नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर वो बोलता है घर से तो मैं काम करके रहूंगा, तो हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि हमारा इंडस्ट्री अलग है और हमारे को तो फिजिकल टच के सिवाय काम हम कर ही नहीं सकते, हम तो ज्वेलरी दुकान चला रहे हैं, तो लोग फिजिकल लोग आएंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। और अगर वो दुकान वाला बोलता है हम तो ऑनलाइन में जाके जूम के थ्रू प्रेजेंटेशन दे के काम करेंगे, तो वो भी जीतेगा। कहने का मतलब है, जो आप बात कर रहे हैं ना आज के तारीख में, ये आपको फंसा देगा। अगर बात सही नहीं है, इफ योर माइंडसेट इज नॉट वन ऑफ प्रोग्रेस, तो आप फंस जाएंगे। तो माइंडसेट इज नथिंग बट द यूज ऑफ वर्ड्स। अब ये पीरियड में, कोरोना के पीरियड में, मैंने देखा है 4 माइंडसेट उभर के आ रहे। राइट सर।
सबसे पहला माइंडसेट का नाम है फेलियर माइंडसेट। ओके। सेकंड माइंडसेट का नाम है फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट। हम्म। थर्ड माइंडसेट का नाम है कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। ओके। और फोर्थ माइंडसेट का नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट। 2 मिनट लगा के सबके बारे में बात करना चाहूंगा प्लीज आपके प्लीज परमिशन से। थोड़ा प्लीज वक्त प्लीज। ज्यादा लगेगा लेकिन मैं अरे अपने वंडरफुल। कॉन्सेप्ट को यू नो सबसे पहला जो माइंडसेट होता है जब इस तरह के वातावरण बनते हैं, पहले तो मैंने वो एक्सेप्टेंस की बात की, वो तो स्टेजेस है, आदमी एक्सेप्ट राइट कर लेवे तो जल्दी बात हो जाए। राइट। दूसरी मैं बात करूंगा अभी माइंडसेट की 4 टाइप के माइंडसेट। सबसे पहला फेलियर माइंडसेट। इस आदमी की कैसे सोच होती है ना सुरेंद्र जी, यू नो, सर। ही फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ। उसे हम्म। अपने लिए बड़ा बुरा लग रहा हम्म। है और वो उसको लग रहा है ये बहुत अनफेयर हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है, और वो हर चीज को ब्लेम करता है। अब वो ये आदमी जो है ये ये गिव अप कर चुका है। मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल होगा, मुझे लगता है ये जो भी हो रहा गलत हो रहा है, ये पूरी शनि ये वो सब लोग मिलके ये पूरा जो ब्रह्मांड में ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता मैं आबाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कर नहीं सकूंगा, मेरे से बात मत करो तुम लोग, स्टे अवे फ्रॉम मी। वो आइसोलेट कर लेता अपने आप को, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, टोटली नाराज है, एंग्री है, रिजेंटमेंट में है, वो डिप्रेस्ड है, वो इंफीरियर फील कर रहा है, पैरालिटिक फील कर रहा है, अपाइज फील कर रहा है, नपुंसक अपने आप को मानता है और वो बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बात खत्म। ये है फेलियर माइंडसेट। दूसरा जो माइंडसेट है इसको बोलता है फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट। इसकी जो एक खास बात यह है, he does not know how to help himself। वो जानता नहीं है कि खुद को मदद कैसे करे। वो मदद करना चाहता है खुद को, वो ओके। कुछ सुधारना चाहता है। पहला वाला तो गिव अप कर दिया तो कुछ सुधारना चाहता ही नहीं, ये राइट। सुधारना चाहता है। he is you know he wants to help himself but he does not know करना क्या है। तो इसे अगर कोई ऑडियो मिल जावे, वीडियो मिल जावे, कोई ट्रेनर मिल जावे, कोई गुरु मिल जावे, कोई कोच मिल जावे, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जावे, तो ये बैठा है उसकी बात सुनने के लिए और सुन के ये पकड़ लेगा डोरी और ये चढ़ जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट वाला जो है वो घबराया तो वो भी है, थ्रेटेंड तो वो भी फील कर रहा है, सरप्राइज तो वो भी है, लेकिन वो वो ड्रीम भी कर रहा है कि चीजों को मैं अगर मेरे को रास्ता मिल जावे, कोई बता देवे, तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो ये भी एक माइंडसेट है, ये रिसेप्टिविटी का एक माइंडसेट है। पहला वाला तो किसी को मिलने ही नहीं देता। अगर मैं आपसे, आप अगर फेलियर माइंडसेट में है, मैं मदद करना भी चाहूं तो आप मेरे को मिलने नहीं देंगे, आप मेरी फोन काट कर देंगे, आप इतने नाराज है खुद से कि आप मेरे से बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो फेलियर वाले से बेटर माइंडसेट है फ्रस्ट्रेशन वाला। तीसरा जो माइंडसेट है इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट वाले का तो हालत और खराब होने वाला। कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट का मतलब है ही डज नॉट नो एनीथिंग बेटर, मतलब उसको एक पैटर्न है जिससे उसको सक्सेस मिला है। समझो एक सुरेंद्र वत्स बोल के आदमी है, उसको बहुत सक्सेस मिला है और वो कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट में बैठा है, क्योंकि उसको मालूम है ऐसा करने से मेरे को पैसा मिला है, पैसा उसको मिला है। तो ये जो कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट है, ही डज नॉट नो एनीथिंग बेटर, लेकिन उसको कुछ मालूम है, सक्सेस के फॉर्मूला उसको मालूम है, पैसे उसने बनाए हैं, नाम बनाया है, इज्जत बनाया है, लोग उसको पगड़ी बिगड़ी पहनाते हैं, लोग उसकी वाह वाह करते हैं, उसको अलग अलग संस्थाएं बुलाते हैं, उसको माला पहनाते हैं, और उसने पैसा, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मर्सिडीज सब लेके रखा हुआ है। सेट आदमी है सर, सेट आदमी है। इसका इसका मतलब इसको रिस्पेक्ट मिला है, इसको मतलब ही सिक्योर किया हुआ है, इसके फाइनेंशियल, इसके बंगले है, गाड़ी है। ये सबसे ज्यादा तकलीफ में आने वाला। अच्छा, हाँ, ये पहला वाला और तीसरा वाला इन दोनों की फटेगी। पहला वाला तो मतलब वो तो मतलब उतरेगा ही नहीं, ये जो तीसरा वाला ये कुछ नया करेगा ही नहीं।
ओके ओके ओके। ये उसी पैटर्न को, जैसे कि दुनिया बदली नहीं है वैसा बिहेव करेगा और पुराना जमाना आने का इंतजार करेगा और पुराना एम्बेसडर और फिएट की हालत हो जाएगी सर। हाँ, ये मतलब ये बोलता है मेरे को तो पुराने वो दिन वापस कर दो, मैं तो ये सब नहीं करने वाला हूं। और क्योंकि उसके पास पैसा अभी है तो 6-7 महीना तो साला अंगड़ाई भी नहीं लेगा। अब उसके बाद जब रियलिटी उसको डाउन होगी तो ये रियलिटी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी बदलने के लिए। फेलियर वाला जो माइंडसेट हो तो कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही अहंकारी टाइप है। ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा ये सब, मैं ऐसे नहीं कस्टमर से बात करूंगा, मैं तो डायरेक्ट फील्ड पे ही जाऊंगा, मैं तो 1 to 1 ही बात करूंगा, मैं तो सोशल डिस्टेंसिंग में बिलीव नहीं करूंगा। तो ये आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन जो चौथा माइंडसेट होता है, ये तो हर इंसान के अंदर ही, मतलब सुरेंद्र वत्स एक इंसान है, उस इंसान में या तो फेलियर माइंडसेट होगा, या फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट होगा, या फिर कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट होगा, या तो चौथा वाला जो सबसे बढ़िया माइंडसेट हमेशा काम में आएगी, जिंदगी भर काम में आएगी, पहले भी काम में आती थी, आज और ज्यादा काम में आएगी, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट। ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट का मतलब है कि ये जो माइंड है ना, ये हमेशा हर चीज को बेटर बनाने के संघर्ष में लगा हुआ है। यू नो, इट इज ऑलवेज मेकिंग थिंग्स बेटर। इसका मतलब है ये जो माइंडसेट है ना, ये इंप्रूव होना चाहता है, ये नया तरीका एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, ये इसको सक्सेस मिला भी अगर एक पैटर्न से, तो भी एक दूसरा पैटर्न को अपना के देखेगा कि पहले वाला जो पैटर्न से जो सक्सेस 100 रुपया का मिला था, ये नया वाला पैटर्न से 500 का मिल जावे तो बढ़िया है ना, तो हम वो 100 रुपया वाला पैटर्न को क्यों फॉलो करें। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, ये वो नया पैटर्न को ढूंढता है। नुकसान भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, लेकिन 100 का 500 भी हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट का जो इंसान होता है, वो ड्राइव करता है अपने सोच, अपने लाइफ को वो ड्राइव करता है विजन की वजह से, क्योंकि उसके पास बहुत जबरदस्त विजन है और उसके पास बहुत एम्बिशन है। वो कंटिन्यूसली चेंज और ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, वो टीम वर्क में बिलीव करता है, वो परसिवरेंस में बिलीव करता है, वो कमिटमेंट में बिलीव करता है, वो कमिटमेंट से करेज में बिलीव करता है, वो नई चीजें करता है, वो कॉन्फिडेंट है, वो मल्टीप्लायर है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट से अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में बैठे, कोई भी आपका आज अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, तो आप जीत जाएंगे, आप रास्ते निकाल लेंगे। आपका बढ़िया चल रहा है लेकिन सडनली जो बहुत बढ़िया चल रहा था बहुत जल्दी नीचे भी आ गया, तो भी ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, तो आप राज करेंगे। तो आप किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप जो भी इंडस्ट्री में है वहां पर आपको ट्रांसफॉर्म होना है, नए तरीके से काम करना है, नए टूल्स को यूज करना है। और ये अगर आप कर पाओ, अगर आप अपने कंपनी में टेक्नोलॉजी को लाओ, तो अगर ये कर पाओ, हर वो चीज अगर आप कर पाए, तो आपको ना ये जो चेंजेस जो है ना, क्योंकि ना सुरेंद्र जी, कितने भी एक्सपर्ट जो भी घूम रहे हैं ना, किसी को कोई ठेंगा मालूम नहीं है कि क्या होने वाला। राइट, ट्रू। कितने बोल रहे हैं ना ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं मालूम। वही आदमी 1 महीने के बाद डायलॉग बदल देता है। तो ना ट्रम्प को मालूम है कि क्या होगा, ना मोदी को मालूम है क्या होगा, ना सुरेंद्र वत्स को मालूम है क्या होगा, ना संतोष नायर को मालूम होगा। लेकिन हमारे पास अगर वो ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे। राइट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सो मतलब बिजनेस कोई भी है, कुछ भी आप काम करते हैं, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं, सो यू विल सर्वाइव, और सर्वाइव ही नहीं करेंगे अपितु लीड करेंगे। और अगर पुराने कहानियों में, पुरानी हिस्ट्री में ही अपने आप को खोए रहेंगे कि मैं तो तोप हूं, मैं तो आप बोलते हैं फटकरी हूं, तो वो फिर वहीं पे रह जाएंगे, वो कुछ करने वाले नहीं है। वंडरफुल, ग्रेट। मैंने इसीलिए कहा ना, वो फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को बड़ी तकलीफ होने वाली। फर्स्ट वाला तो वो कुछ करना नहीं चाहता, थर्ड वाला अपनी दुनिया में मस्त है, और ये जो सेकंड वाला और जो फोर्थ वाला वो निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट को लेके चलना। मैं तो मतलब अभी मेरा जो, अभी मैं ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, तो पहले ऑफलाइन चलता था,
तो एक रात में इन्होंने बोला ऑनलाइन करना है तो जूम तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं किया था, हमने जूम कर लिया। बोला स्ट्रीम यार्ड, हमने बोला ठीक है। अब मेरे को बोला फेसबुक लाइव, मैं तो कभी फेसबुक में गया ही नहीं, तो मैं फेसबुक लाइव कर दिया। मेरे को बोला ये मतलब टाइगर प्रोग्राम जो है ये तो ऑफलाइन ही हो सकता है, मैं बोला ऑनलाइन भी करके देखते। क्यों हम बोलते हैं कि नहीं हो सकता, राइट, ये नहीं हो सकता क्यों बोलते हैं? हम कर देते हैं, करने के बाद अगर हो गया तो फिर अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर हम आपको कितना टाइम लगा ये निर्णय लेने में कि अब हमें ऑनलाइन करना है? लगभग कितने टाइम में आप इस पे आ गए सर? मैं तो 3 दिन के अंदर आ गया। अच्छा, ओके। जब लगा कि लॉकडाउन हो गया, विद इन 3 डेज आप ऑनलाइन थे आपके कोर्सेज? यस, मतलब 3 दिन के अंदर हमने डिसीजन ले लिया और 10 दिन के बाद हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। और अब सबके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसा आपने बताया कि जो कोर्सेज 4 लाख के थे वो आपने ऑनलाइन 40 लाख, मतलब 10% रेट्स पे आपने उसको अगर मैं कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट होता, नायर साहब के कोर्स 4 लाख के होते हैं, 40 में कैसे हो सकते हैं, तो मैं तो अकड़ के बैठ जाता हूँ। जो कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट वाले का ये जो थर्ड स्टेज पे जो माइंडसेट है, मैं बोला देखो हम तो लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम पहले फेस टू फेस करते थे, अभी इसके थ्रू कर देंगे। 3 दिन में डिसीजन लिया, 10 दिन में हमने सभी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया और रफ्तार के साथ हमने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। हम सेकंड पार्ट में आते हैं, जॉब्स आफ्टर लॉकडाउन। नौकरियों पे क्या असर पड़ेगा सर? बहुत सारी बेरोजगारी होने वाली है देश में। देखिए ऐसा है कि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 14.5 करोड़ आदमी लोग की नौकरी तो जा चुकी इस देश में। 14.5 करोड़ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। अमेरिका में 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ 10 लाख आदमी लोग की नौकरी जा चुकी है। तो जॉब्स तो जाएगी। एक जो कॉन्सेप्ट बन रहा है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का, जो कॉन्सेप्ट है ये चला जाएगा, कोई भी परमानेंट जॉब्स नहीं होगा। आपने देखा फिल्म कैसे बनते हैं, एक आदमी स्टोरी लिखता है, एक आदमी ये करता है, एक प्रोड्यूसर आता है, डायरेक्टर आता है, एक्टर आते हैं, एक पीरियड के लिए 3 महीना 6 महीना 7 महीना काम करके फिर अलग हो जाते हैं। फिर हो सकता है कि उसी एक्टर के साथ आप काम करें या फिर आप दूसरे एक्टर के साथ करेंगे, मतलब एवरीथिंग विल बिकम प्रोजेक्ट। Right. Everything will become a project. So people who have the ability to contribute in that project will come into the project, and आपकी एक्सपर्टीज अगर एडिटिंग में है तो आपको ले लिया, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो मैं अपना अगला प्रोजेक्ट में भी आपको ले लूंगा। इसका मतलब ये है जिसने अपने फन के ऊपर और स्किल के ऊपर और अपनी क्षमताओं के ऊपर काम किया और वो स्पेशलिस्ट बन जाता है तो प्रोजेक्ट्स में उसको इनवाइट किया जाएगा। तो एक तो परमानेंट जॉब्स नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। दूसरा प्रोजेक्ट बेस्ड पेमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट है, इसमें आप कंटेंट बनाइए, आप इसका डिजाइन बनाइए, आप इसका R&D कीजिए, आप ये हमारा सिस्टम डाल के दे दीजिए, आप हमारा ये मैनेजमेंट परफॉर्मेंस सिस्टम डाल दीजिए, आप हमारे लिए 10 आदमी रिक्रूट करके दे दीजिए। हम HR मैनेजर नहीं रखेंगे, हम कोई कंसल्टेंट को पकड़ेंगे, बोले 10 आदमी आप हमको ला के दीजिए, हमको HR वाले की जरूरत नहीं। तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो चला जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि और जो ये पीरियड में जो एक जॉब्स में एक जो चेंज जो नजर आएगा, लोग जल्दी से जॉब नहीं छोड़ेंगे। ओके, जो चेंजेस होता था वो बंद होगा। हाँ, तो लोग इतना जल्दी, पहले कैसे थे, आपने मेरे को घूर के देखा तो मैंने छोड़ दिया, आपने मेरे को ऊंची आवाज में मैंने छोड़ दिया, आज मेरे घर में प्रॉब्लम था तो छोड़ दिया, आज आपने मेरे को वैसा बोला तो छोड़ दिया। ये जो बात बात में जो छोड़ने की जो एक जो प्रक्रिया चालू हुई थी और इसमें लोगों का आना जाना, लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि जहां मिल रहा है उसी में खुश रहो और उसी में आगे बढ़ो। ये जो एक सोच है, ये नया सोच आने की संभावना है। मैं कोई अंतर्यामी हूं नहीं। और दूसरा जो लेडीज है इनको बहुत एक जो जॉब में चेंज आने वाला है वो ये है कि पहले तो लेडीज को लिया नहीं जाता था, बहुत सारे जगह पे बोले प्रेग्नेंट हो जाते, बच्चे हो जाते। अभी तो क्या आप घर में ही प्रेग्नेंट हो जाओ, बच्चा घर में डिलीवर कर दो, सब कुछ, और काम भी आप घर में से कर लो, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये जो lot of ladies or women will start working from home with the children,
with everything at home. और सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है और वो है एंटरप्रेन्योरशिप. द फ्यूचर बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर्स. आप अपना यूनिक एबिलिटी को ढूंढिए, आप अपना डिस्टिंक्ट फोर्टे को ढूंढिए और उस स्पेशल एबिलिटी, क्योंकि हर इंसान में एक डेफिनेटली एक यूनिक एबिलिटी, एक डिस्टिंक्ट फोर्टे होता है, उसके ऊपर आप बिजनेस स्टार्ट करिए. और फ्यूचर बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर्स. Future does not belong to people who want safety, security, guarantee and predictability. इस दुनिया में ये चार चीज आपको नहीं मिलने वाली है. ना आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी और प्रेडिक्टेबिलिटी. मतलब मेरे को 5 तारीख को पगार चाहिए, गारंटीड चाहिए, प्रेडिक्टेबल चाहिए, ये भैया तेरे को नहीं मिलने वाला. अब तेरे को नौकरी के अंदर भी वेरिएबल इनकम आ जाएगा. अब तेरे को नौकरी के अंदर भी रखेंगे तो प्रोजेक्ट के हिसाब से रखेंगे. तो ये जो चेंजेस है जॉब्स में आने वाला है. एंड द फ्यूचर बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर्स. पहला एक क्वेश्चन का आंसर देना भूल रह गया. तब आपने कहा कि डायरेक्ट सेल्स का इंडस्ट्री में क्या होगा. डायरेक्ट सेल्स राज करेगा, क्योंकि इन नौकरियों के वजह से, इन नौकरियों के जाने की वजह से आदमी सबसे इजी जो स्टार्ट कर सकता है और सबसे जल्दी जो सीख सकता है और सबसे जल्दी जिसको इनकम मिल सकता है वो है डायरेक्ट सेलिंग. लेकिन वो उसको प्रोफेशन मान के लेने के लिए रेडी है तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट वाला नहीं चलेगा. आपको अपने आप को उसमें पूरी तरीके से ढालना पड़ेगा, उसके दाव पेच को सीखना पड़ेगा. और अगर आप उस तरह का मेंटल एजिलिटी कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एमएलएम का बिजनेस, डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दिल से स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों के लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए, संस्था को मदद करने के लिए भावना के साथ अगर आप आते हैं तो ये काम चल जाएगा. वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल. सो डायरेक्ट सेल का फ्यूचर बहुत अच्छा है और जॉब में जो लोग हैं उनको जॉब मेंटेलिटी से बाहर आके एंटरप्रेन्योर मेंटली को कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे. जॉब में भी, मतलब जॉब में आपको बोलेंगे देखिए आपको है ना, अभी हम लोग जो पगार है आपका 1 लाख रुपया, इसको हम देंगे 50% फिक्स, 50% वेरिएबल. नैनो सेकेंड्स में बोलना है यस सर. अब वो बोलेंगे 100% वेरिएबल कर रहा हूं, सब आपका आउटपुट के ऊपर डिपेंड. यस सर, राइट. आप रास्ता बताइए सर, करना कैसे बोलिए. ये जो है ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट और वो एक्सेप्टेंस वाला जो स्टेज है. ये नहीं कि ऐसा कैसा आपने कर दिया, आपको तो फिक्स्ड देना पड़ेगा. अभी वो फिक्स्ड बेचारा क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि उसका भी कुछ फिक्स नहीं, वो धंधे वाले का भी कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी भयंकर, उसका कस्टमर फिक्स्ड नहीं है, उसका सर्विस भी, उसका सप्लाई फिक्स्ड नहीं है, उसका बैंकर फिक्स्ड नहीं है, उसका इनकम फिक्स्ड नहीं है, उसका प्रॉफिट फिक्स नहीं. वो तेरे को कैसे फिक्स? तो ये भावना के साथ अगर आप नौकरी करो कि मैं भी भागीदार हूं, मैं भी अपने कंपनी के एंटरप्रेन्योर के साथ एक एंटरप्रेन्योर के मार्फत काम करूंगा, मैं भी इस कंपनी का मालिक हूं और मैं भी इस कंपनी का दर्द को अपने छाती पे लूंगा जैसा वो ले रहा है, और मैं साथ खड़ा हूं. राइट. पहले क्या होता था, बुलेट्स वर डायरेक्टली ऑन द एंटरप्रेन्योर. नाउ इफ द टीम कैन स्टैंड टुगेदर विद द एंटरप्रेन्योर से लेट द बुलेट्स कम टू अस, तो बहुत महान कंपनी बनेगी. लेकिन उसके लिए वो सोच होगा एंटरप्रेन्योर का कि नहीं पैसा मिला तो नहीं, नो प्रॉब्लम सर, 2 महीने के बाद देना, मैं अपनी वाइफ का ज्वेलरी गिरवी रख दूंगा लेकिन साथ दूंगा आपका. ये भावना जो है, ये भावना बहुत वंडरफुल. फूड हैबिट्स आफ्टर लॉकडाउन, कुछ चेंज आएगा? या यू नो पीपल विल डेफिनेटली, ये जो पैक्ड फूड जो है, ये पैकेट के अंदर जो क्लीन फूड है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है. ये जो लूज फूड मिलते थे इंडिया के अंदर, गांव से लेके टॉप सिटीज के अंदर, एक हाइजीन, एक फूड हाइजीन जिसको बोलते हैं, पहले हम बोलते हैं ना खुले में बेचते थे, मक्खी बैठा हुआ, ये वो, ये सब चीजें बदल जाएगी. फूड हैबिट्स में ये भी आएगा कि people will start cooking at home now for some time at least. अभी 6-7 महीने तक तो वो लोग घर में खाना बनाएंगे और घर में खाना बना के घर में खाना खाएंगे. ये एक फूड हैबिट्स में बदलाव आने की बहुत संभावना है, क्योंकि सभी ने तो एक्सपेरिमेंट कर लिया.
अभी 4-5 बार उसने आलू पनीर बना लिया तो अभी तो मास्टर हो ही गया है पिछले 90 दिन में। तो उसने बहुत सारे टेक्निक विकनिक ये वो उधर से सीखा, इधर से सीखा, माँ से सीखा। माँ के साथ तो बात ही नहीं करता था, बहन के साथ तो बात ही नहीं करता था। अभी वो खाना सीख लिया, तो आड़ू कटका लगाने सीख लिया। तो फूड हैबिट्स में तो काफी बदलाव आएंगे। पीपल विल स्टार्ट ग्रोइंग वेजिटेबल्स, टेरेस में वेजिटेबल होंगे, कम्युनिटी गार्डनिंग होगा। मतलब पूरे हमारे टेरेस पे अगर इतना है, आधा एकड़ का ये है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फ्रूट्स, ये जो वेजिटेबल्स है वो लोग उगाने चालू करेंगे। हाइड्रो फार्मिंग जिसको बोलते हैं, वर्टिकल फार्मिंग, इसका बहुत बड़ा राज होने वाला है। एंड पीपल विल ग्रो क्रॉप्स ऑन देयर ओन। एंड वेजिटेरियनिज्म का एक सिलसिला शुरू होगा। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देखिए, यू नो, एनिमल्स को हार्म नहीं करना, ये जो भावना जो जागी है, ये जागने की वजह से एक शिफ्ट होने की संभावना है वेजिटेरियन की हिसाब से। और लोग अपने हेल्थ को ज्यादा ध्यान में लेंगे अभी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर कमजोर बॉडी है तो कोरोना तो आके पकड़ लेगी। तो लोग अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देंगे। एंड यू नो, देयर विल बी डेफिनेट फोकस on food habits. People will eat healthy foods, packed foods. People will grow their own foods. People will cook at home. People will sit with the family and eat. And there will be a special kind of bonding and family जो एक टच है इस फूड की वजह से, साथ में बैठ के खाना। क्योंकि पिछले 90 दिन में हमने ब्रेकफास्ट, हम, मेरी बड़ी बहन, मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग साथ में हैं, घर में ही है, सब साथ में खाना खाते हैं, सब साथ में डिनर करते हैं। तो ये जो एक चर्चा हुई थी फूड की वजह से, उससे एक बॉन्डिंग भी बना। पुराने कुछ जो जो बातचीत नहीं हो रही थी वो बातचीत भी शुरू हो गई। तो फूड हैबिट्स तो डेफिनेटली बदलने वाला है, और उसके साथ साथ एक फैमिली की हैबिट्स भी बदलने वाली है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ये एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है सर। दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। सोशल लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, ये सोशल डिस्टेंसिंग ही एक वैक्सीन है। सो ये रहेगी या लोग भूल जाएंगे, कुछ चेंजेस आएगा सर? नहीं नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज जो 21 दिन करते हैं हम लोग, वो आदत बन जाती है। जो मैंने हमेशा कहा है, एनीथिंग दैट यू डू विल बिकम अ हैबिट इन 21 डेज। तो स्वच्छ भारत का अभियान तो वैसे भी चल ही रहा था। अब ये स्वच्छ भारत का इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आ गया। तो जो अपना एम था गांधी जयंती के दिन टोटली स्वच्छ भारत करने का, उस दिशा में अपना कंट्री तो आगे निकल जाएगा 100%। अननेसेसरी जो लाइफस्टाइल स्पेंडिंग है, कपड़ों में, घड़ी में, चश्मे में, ग्लासेस में, अननेसेसरी जो स्पेंडिंग है, जो दिखावटी चीजें, यू नो, ये जो हर 7 दिन में पार्लर में जाना, बाल को यहाँ से कलर करना, बाल को वहां से कलर करना, फिर ये जो हजारों रुपए और टाइम जो आदमी इन्वेस्ट करता था ब्यूटी पार्लर में, ये सब चीजें भी बदलने वाला है। बिकॉज अभी फिर 3 महीने से तो किसी ने बाल नहीं काटा, या फिर बाल अपने बहन ने काट लिया, या बच्चे ने काट लिया। तो ये जो है एक लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है। इतने कपड़ों की मुझे जरूरत नहीं है, इतने जूतों की मेरे को जरूरत नहीं है, इतनी हाई हील्स की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, और पैसे आ रहे थे तो पैसे वेस्ट हो रहे, तो अभी पैसे आएंगे ही नहीं। तो ये जो एक जो सोच है, जो दिखाने का जो एक शौक था, क्योंकि हमने पिछले 3 महीने में तो गाड़ी ही नहीं निकाला। तो जो रोड पे बैठा और जो 3 करोड़ का मर्सिडीज लेके बैठा, दोनों इक्वल हो गया। तो इससे हमारी जो एक तो इज्जत थी, जो जिसको हम चीजों से अटैच करते थे, मेरी इज्जत है बोल के है, मेरी इज्जत, मैं रोलेक्स घड़ी पहनता हूँ इसके लिए है, ये जो डिटैचमेंट हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज होने, जो मैरिजेस में शो ऑफ होते थे वो कम हो जाएंगे सोसाइटी में। यू नो, पीपल विल स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिली। बट इससे दूसरी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और वो है कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो जाएंगे। अच्छा, फैमिली के अंदर बहुत सारे, यू नो, कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो जाएंगे।
क्योंकि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो कलाकारी है वो सीखना पड़ेगा। एक नया टाइप का इंटेलिजेंस को पैदा करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं 2-4 बातें कुछ करना चाहता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो। प्लीज 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 सर, मोस्ट वेलकम सर। तो ये जो है ना पीपल, ये जो सोशल चेंजेस में फैमिली तो साथ में आ जाएगी, लेकिन सर। झगड़े भी जाएंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब भी चालू हो जाएंगे। क्योंकि आजकल माँ बाप लोग नहीं जानते बच्चों के साथ क्या करें, झगड़े चालू है उनके, क्योंकि इतना टाइम बच्चा घर में है, वो अननेसेसरी डिमांड करते रहता है। और बीवी और बच्चा मतलब हस्बैंड वाइफ भी ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो एक तो दूसरे काम नहीं चल रहा है, दूसरे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने जो सीखा है, मेरी जो समझ है, उससे मैं बता रहा हूँ, 3 टाइप के इंटेलिजेंस है। एक बोलता है ना इंटेलिजेंस कोशेंट, एक होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। 3 टाइप के इंटेलिजेंस है। तो पहला वाला इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं उसको, दूसरा वाला बोलते हैं इमोशनल कोशेंट, और तीसरा बोलते हैं सोशल कोशेंट। 2 मिनट लगा के बात करना चाहूंगा। सर। ये इंटेलिजेंस कोशेंट का मतलब है इंटेलिजेंस कोशेंट। अब क्या हो गया था ना, ये जो कंज्यूमरिज्म का ये जो दुनिया चल रहा था कि सर। नई नई चीजें खरीदो, ये जो कंज्यूमरिज्म, नई चीजें, शो ऑफ, ये गाड़ी घोड़ा बंगला, ये इसमें आदमी ने और पूरे स्कूलों में भी इंटेलिजेंस क्वेश्चन के ऊपर ही ध्यान दिया है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इट इज द मेजर ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। आपकी आपको मैथ्स करने की एबिलिटी है, आपको चीजें याद रखने की एबिलिटी है, आपको चीजों को जहां पर यूज करना है उसे याद रख के जगह पे यूज करने की आपकी क्षमता, इसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं। इसको सब याद रहता है, ये बहुत अलर्ट है, ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन है। अब लोगों ने ना इसके ऊपर बहुत काम किया, स्कूलों ने भी लोगों को मैथ्स पढ़ाया, लोगों को इंटेलिजेंस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए सिखाया था। लेकिन अब क्या हो गया है, अपना दूसरा जो क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब है द एबिलिटी टू मेंटेन पीस विद अदर्स। दूसरों के साथ पीसफुली डील करने की एबिलिटी को इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि चीजों को टाइम पे करने की एक जो एबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करने की जो एबिलिटी है, ऑनेस्ट होने की जो एबिलिटी है, और दूसरों को रिस्पेक्ट करने की जो एबिलिटी है। वो हर आदमी का अपना एक सोच होता है, वो सोच, मेरी बीवी का एक सोच है, मेरा बच्चे का एक सोच है, और हम जब मिलते ही नहीं थे तो ये सोच का क्लैश ही नहीं होता था। अब जब मिलते हैं तो वो को बिलीव करता, ये इस चीज को बिलीव करते, हम इस चीज को बिलीव करते। तो ये जो है इमोशनल क्वेश्चन नहीं होने की वजह से सभी को रिस्पेक्ट करना, सभी के व्यूज को रिस्पेक्ट करना, सभी का मान सम्मान करना, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑन टाइम, टेकिंग ऑन रिस्पॉन्स, बीइंग हम्बल, बीइंग जेन्युइन, बीइंग कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर पीपल, ये इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करना पड़ेगा, जिसके ऊपर काम नहीं हुआ है। राइट। तीसरा जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं सोशल क्वेश्चन। ये है द एबिलिटी टू बिल्ड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड सस्टेन रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग। आज क्या हो रहा था, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की वजह से फटाफट डिवोर्स हो रहे थे, फटाफट सेपरेशन हो रहे थे, बोले यार मैच नहीं हो रहा, चलो। तो ये जो है ना एक तीसरा जो क्वेश्चन है इसको सोशल क्वेश्चन बोलते हैं। द एबिलिटी टू बिल्ड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्कूलों में पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर ही काम किया जाता था। तो बहुत सारे लोगों ने वो जो है ना लाइफ में आगे बढ़ना है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हराना है, ये जो है, ये जो भावना लोगों को साथ लेके चलने का जो एक टच एंड फील था, वो चला गया है। और वो अगर डेवलप करना तो वो है इमोशनल क्वेश्चन और दूसरा है सोशल क्वेश्चन। तो कहते हैं ये तीनों के ऊपर अपने को, दोनों ये जो सेकंड और थर्ड है उसके ऊपर काम करना। और अभी एक जो क्वेश्चन नया आया है इसको बोलते हैं एडेप्टिव क्वेश्चन या एडवर्सिटी।
एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्योंकि अभी एडवर्सिटीज बढ़ने वाले, एडवर्सिटी यू नो एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग, एडवर्स सिचुएशन, जैसे तूफान आ गया, साथ में कोरोना आ गया, कोरोना के बंगाल में मतलब कोरोना भी आ गई, वो क्या अम्फान वो भी आ गया, साथ में लोकस भी आ गया। एडवर्सिटी क्वेश्चन को भी बढ़ाना पड़ेगा अभी, एडवर्सिटी क्वेश्चन AQ बोलते हैं इसको, एंड दिस इज द एबिलिटी टू गो थ्रू अ रफ पैच, मतलब एक जिंदगी में रफ पैच को लंबा टाइम तक झेलने की, रफ पैच को लंबा टाइम तक झेल के उसमें से विदाउट लूजिंग योर माइंड, विदाउट लूजिंग योर माइंड सक्सेसफुली बाहर आना, ये जो एक नई एबिलिटी आदमी में डेवलप करनी पड़ेगी। सोसाइटी देयरफॉर शुड मूव टुवर्ड्स दिस फोर्थ वन आल्सो। तो पहला वाला इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो आप में है ही, दूसरा नहीं होने की वजह से, और तीसरा नहीं होने की वजह से, और चौथा नहीं होने की वजह से झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और सभी लोगों को चारों पे काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और स्मार्ट कंसल्टेंसी इसमें हेल्प करती है सर? आपके पास ऐसे कुछ डिजाइन है प्रोग्राम्स? बिल्कुल, और स्मार्ट कंसल्टेंसी ने एक अभी अभियान चालू किया जिसका नाम है स्मार्ट एंटरप्रेन्योर लाइफलाइन कोचिंग। लाइफलाइन कोचिंग का मतलब है कि आपको कोई भी दुविधा है, आपको कोई भी दुविधा है, आप हमारे हेल्पलाइन में फोन करो। आपको आत्महत्या करने का दिल कर रहा है, आप हमको फोन कर लो, उसके बाद कर लेना। आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, हम धंधा नहीं करने के लिए, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खाली बात को सुनेंगे। जैसे एक हेल्पलाइन होता है ना, तो कोई 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 लड़की आत्महत्या कर तो हेल्पलाइन में फोन करे, उसी तरह से हमने स्मार्ट एंटरप्रेन्योर लाइफलाइन कोचिंग का हेल्पलाइन शुरू किया है। आप मैं नंबर दे दूंगा, आप वो दो लड़कियों को फोन कर सकते हैं, श्वेता जोशी और श्वेताली राव को, और वो उसको आप जो मनता है लाइफ के बारे में, वाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, धंधे के बारे में, आपको जो प्रॉब्लम है आप बताइए, और हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, और स्मार्ट में बहुत सारे हमने क्या किया, हमारे तो आप जानते हैं कि 350 वीडियो है सर, ये एक एक वीडियो 4-4 घंटे के थे, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर था, कुछ सेल्स के ऊपर था, कोई लीडरशिप के ऊपर था, तो कोई अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर था, तो कोई टाइम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर था। अभी ये सभी जो फ्यूचर होने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ अ स्किल्ड नॉलेज वर्कर। वाओ, स्किल्ड नॉलेज वर्कर, तो अपने स्किल्स, और पहले क्या था, लिमिटेड स्किल्स से भी काम चल जाता था, अभी आपको अपने स्किल्स को बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत सारे स्किल्स, बिकॉज आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ना, हर टाइम आपको अडेप्टिव तरीके से ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, तो ट्रांसफॉर्म होने के लिए तो नए स्किल लगेंगे, सो इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमारा जितने भी 350 वीडियो थे, और हमारा ऐसे मतलब 2-2 4-4 मिनट का तो वीडियो नहीं था, बिकॉज ये 2-2 4-4 मिनट से कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता, आप खाली एक ख्याल आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर में मैंने 4 घंटे में बताया 5+5 चीज आपको क्या करना है जिससे कि कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड कर सकेंगे। लीडरशिप में मैंने बताया कि आपको 5 चीजें क्या करना जिससे कि आप महान लीडर बन सकते हो। तो हमने क्या किया, हमारा ये जो वीडियोस है इसको ऑनलाइन कर, और अभी हमने निकाला मतलब 247 वीडियोस, 147 वीडियोस, जिसकी ओरिजिनल कीमत जो है 2,20,000 है, उसको हम लोग ने 9,999 में हमने उतार दिया। फिर एंटरप्रेन्योर का पैकेज बनाया जो 1 लाख का था, उसको हम लोग 4,999 में दे रहे हैं। फिर इंश्योरेंस का था जो 30,000 रुपए का था, वो हम लोग ने 1,999 में ऑनलाइन कर दिया। अब मेरा एम ये है कि इस देश में जितने लोग इन वीडियोस और सीडीज को देख के अपने आप को तैयार कर सके, फाइनेंशियल एडवाइजर वैसा तैयार कर लेवे, MLM वाला ऐसा तैयार कर लेवे, डायरेक्ट सेल्स वाला वैसा तैयार कर लेवे, मैनेजर ऐसा तैयार कर लेवे, धंधे वाला वैसा तैयार कर लेवे, तो जितना ज्यादा हो सके हम लोगों तक पहुंचने के चक्कर में हैं। और अपना लाइफ को, मैंने थोड़े दिन पहले स्मार्ट में मैंने अपनी जो लीडरशिप टीम है
उसमें मैंने लिखा है, मुझे तो लगता है कि मैं ऐसा झोला लेके अभी निकल जाऊंगा, ना मैं हस्बैंड हूँ, ना मैं फादर हूँ, ना मैं बेटा हूँ, अपने को अभी लाइफ को रास्ते पे डेडिकेट करना, जो मिला उसके लाइफ को बनाना है। वो भावना के साथ मैं आज बैठा हूं। तो वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी, क्योंकि ये पीरियड फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का भी है, इसके ऊपर भी हमने बहुत सस्ते में प्रोग्राम उतार दिया। 4999 में पूरे पूरे 3 महीने का प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया, फाइनेंस कोरोना बोल के। तो इट यू नो सो व्हाट आई हैव टोल्ड माय टीम मेंबर्स इज, लेट अस नाउ गिव गिव एंड गिव and not वंडरफुल। bother what we will get and how much we will get and how we will get and whether we will survive or not. We will see that, but we just have to be giving. और दूसरा मैं एक एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोग्राम उतार रहा हूं जिसका नाम है ए फॉर एंटरप्रेन्योर। ओके, ए फॉर एप्पल तो आपने सुना ही था, राइट। ए यू नो, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, यू नो, ये तो आपने सुना ही था। स्कूलों में ए बी सी डी को पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल। मैं बोलता हूं जो दिन आदमी पैदा होता है वो दिन उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाए। ए फॉर एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, धंधे वाले कैसे बनते हैं, टीमें कैसे बनते हैं, लोगों को इंस्पायर कैसे करते हैं, लोगों के साथ काम कैसे करते हैं, बड़ा काम कैसे करते हैं, पैसे को कैसे बनाया जाता है, मेहनत की अहमियत क्या है। एंटरप्रेन्योर की सभी क्वालिटी को बचपन से सिखाया जाए, स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में। ए फॉर एप्पल नहीं भी आएगा चलेगा, ए फॉर एंटरप्रेन्योर जरूर आना चाहिए। तो ये भी मैं एकदम इकोनॉमिकल 12 सेशन का प्रोग्राम एट अ वेरी थ्रो अवे इन्वेस्टमेंट मैं जून में लॉन्च कर रहा हूँ, यू नो। तो ये भी है। तो स्मार्ट इज डेडिकेटेड टू मेक एज मेनी एंटरप्रेन्योर्स एज मच एज पॉसिबल। और दूसरा हमारा एक अभियान चालू है, मैं 1 लाख आदमी को अगले 90 दिन में 1 लाख किसानों को इंडिया में नॉलेज मल्टीप्लिकेशन पार्टनर बनाना चाहता हूं, मेरी कंपनी का, संतोष नायर प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज का। पहले तो हम लोग वो किसी को अगर नॉलेज मल्टीप्लिकेशन पार्टनर बनना है तो उसको यू नो उसको 20,000 रुपया देना पड़ता था। हमने बोला अभी हमें 1 लाख आदमी को बिजनेसमैन बनाना है। तो अभी अभियान चालू हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद। इट्स नोन एज द स्मार्ट एंड संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज का नॉलेज मल्टीप्लिकेशन पार्टनर। तो ये 1 लाख आदमी को हम गोद लेंगे, उनको पढ़ाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, उनको धंधा सेटअप कराएंगे, उनको धंधा स्टार्ट करने के लिए हमारे ऑडियोज, वीडियोस, बुक्स और बाकी सब चीजें देंगे, लगातार उनको ग्रो करेंगे और अल्टीमेटली मेरे को इसे 1 करोड़ तक लेके जाना है। तो 1 करोड़ इंसान को इंडिया में एंटरप्रेन्योर बनाने का ठेका संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज और स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी आज से ले रही है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। और बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास भी आने वाली है, सो इसलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में आप स्मार्ट कंसल्टेंसी की डिटेल, वेबसाइट, मेल, फोन नंबर्स वो डालेंगे, और जो कोर्सेज और आपके पास में अवेलेबल हैं सीडीज, वो उसका लिंक भी हम लोग डालेंगे ताकि मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले पाएं। सर, एक चीज मैं पर्सनली जानना चाह रहा हूं, स्किल की बात हम लोग कर रहे हैं। संतोष नायर को मैंने जब भी सुना, यूट्यूब में आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो किसी किसी मीटिंग में रिकॉर्ड करके शायद डाली हुई हैं लोगों ने। मैंने आपको रिपीट करते हुए नहीं देखा। आपके पास में कंटेंट इतना ज्यादा है, और आज मैं किसी भी सब्जेक्ट को उठाता हूं, चाहे मैं फूड के बारे में बातचीत करूं, मैं सोशल इफेक्ट क्या होंगे इसके, कोरोना के बारे में, महामारी के, आपके पास में इतना जो नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतना जो विजडम है सर, वो एक आम आदमी अगर सीखना चाहे तो क्या 2-3 ऐसे पॉइंट्स आप देंगे सर हमें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्किल्ड नॉलेज वर्कर का फ्यूचर होने वाला, राइट। तो आदमी को कंटिन्यूअसली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, उसकी एक ही भावना होनी चाहिए, ही शुड ऑलवेज बी मेकिंग हिमसेल्फ बेटर।
सेल्स में है तो वो बेटर बन रहा है, तो अगर वो फादर है तो बेटर फादर बन रहा है, अगर वो हस्बैंड है तो बड़ा बेटर हस्बैंड बन रहा है, अगर वो मैनेजर है तो बेटर मैनेजर बन रहा है, अगर वो खेती कर रहा है तो बेटर फार्मर बने, अगर वो खेती के बारे में सीखे, इंसेक्ट्स के बारे में सीखे, दवाइयों के बारे में सीखे, तो इट इज ऑलवेज मेकिंग हिमसेल्फ बेटर. सेल्फ इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट should be the focus of every human being. एंड पहले कैसा था, आप 20 बरस की उम्र तक पढ़ लो, 30 बरस की उम्र तक पढ़ लो, क्योंकि चेंजेस अभी इतने हो रहे हैं, आपको रेगुलरली एवरी डे 1 आवर आपको अपना इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है, लिखना है और उस पे अमल करना है कि और आपको कोई ट्रैक रिकॉर्ड मतलब ट्रैकिंग की मैकेनिज्म होनी चाहिए. जब लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू लिया था तो मैंने कहा था मैं विक्ट्री बुक लिखता हूँ. राइट सर. मेरी एक विक्ट्री बुक है, इसमें विक्ट्री बुक बोल के है, ये विक्ट्री बुक लिखता हूँ. हर दिन रात को मैं लिखता हूँ कि आज मैंने जिंदगी में विक्ट्री 3 विक्ट्री क्या की, 1 2 3 विक्ट्री, व्हाई इट इज अ विक्ट्री, ये विक्ट्री क्यों है, ये मैं लिखता हूँ. अब इस विक्ट्री को मजबूत करने के लिए मैं क्या करूंगा और उसके बाद उसके लिए क्या एक्शन लूंगा. और फिर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, 3 ऐसे इंसान जिसके प्रति मैं आज कृतज्ञ हूँ. आज सुरेंद्र वत्स के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ. क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को आफ्टर लॉकडाउन का पहला वाला सेशन मुझे दिया और मेरा मान सम्मान करते हुए बुलाया, क्वेश्चन पूछा, मेरे को इतना इज्जत दी, तो आपका नाम लिख दिया. व्हाई आई एम ग्रेटफुल. आपको ग्रेटिट्यूड में एक्सप्रेस कैसे करूंगा, तो मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, तो उसके लिए क्या एक्शन लूंगा. और सबसे मेन, आज मैंने जिंदगी में क्या सीखा, आज मेरे जिंदगी में कौन से 2 इंसिडेंट हुए, इंसिडेंट 1, इंसिडेंट 2, इस इंसिडेंट में राइट क्या हुआ, इस इंसिडेंट में रॉन्ग क्या हुआ, अगर ये इंसिडेंट जिंदगी में वापस आवे तो मैं कैसे इसको हैंडल करूंगा, आज जैसे हैंडल किया वैसे ही हैंडल करूंगा कि दूसरे तरीके से हैंडल करूंगा. अगर मैंने ये लिख दिया कि मैं दूसरे तरीके से हैंडल करूंगा तो मैंने उसका वर्णन कर दिया. तो आज जिस तरह से मैंने हैंडल किया सिचुएशन को, कल मैं एक बेटर मैनेजर या लीडर बन के जब उभरूंगा तो हर दिन ये जो इंप्रूवमेंट हो रही है मुझ में, साइलेंटली इसको ट्रांसफॉर्मेशन बुक बोल रहे हैं. हर इंसान को, खेती कर रहा हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, 1 घंटा उसे खुद के लिए देना है. और अगर लिखता नहीं है तो कम से कम सोचना जरूर है कि आज जो मैंने भिंडी बनाई थी इसे और बढ़िया कैसे बनाया, इसको कम टाइम में कैसे बनाया जा सकता था, इसको और भी टेस्टी कैसे बनाया जा सकता था, इसको 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 इसके फ्लेवर को कैसे बढ़ाया जा सकता था. हर काम में इंसान को एक्सेलेंस की तरफ जाना चाहिए. और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर भारत जो मोदी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा, हर चीज हम बना सकते हैं इंडिया में, हर चीज हम इंडिया में बना सकते हैं. जो चाइना में बन रही है, जो ताइवान में बन रहा है, उन्होंने वो सस्ता बनाया, बड़े पैमाने बनाया, हम भी बना सकते हैं अगर हमारा सेंट्रल थिंकिंग एक्सेलेंस 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 ही होना चाहिए. आदमी का स्टैंडर्ड एक्सेलेंस से नीचे नहीं होना चाहिए. एक बोलता है ना, एक्सपीडियंसी स्टैंडर्ड, एडिक्वेसी स्टैंडर्ड, एक्सेलेंस स्टैंडर्ड. एक्सपीडियंसी यानी एकदम मतलब बस ये काम चलाने के लिए मैंने भिंडी बना दी, भिंडी टाइप की है लेकिन भिंडी की कोई टेस्ट, एडिक्वेसी, एक्सपीडियंसी स्टैंडर्ड बोलते, बड़ा हल्का काम. फिर एडिक्वेसी स्टैंडर्ड, बस उतना ही करना जितने की जरूरत है. और एक है एक्सेलेंस स्टैंडर्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड करना, हर चीज को आउट ऑफ द वर्ल्ड करना. मतलब अपने प्रेजेंटेशन दिया, आउट ऑफ द वर्ल्ड. खाना बनाया, आउट ऑफ द वर्ल्ड. झाड़ू लगाया, आउट ऑफ द वर्ल्ड. कटका लगाया, आउट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब अपने जैसा कटका लगाने वाला इंडिया में और वर्ल्ड में नहीं मिले, ऐसा कटका लगा दिया, ऐसा झाड़ू लगा दिया. हर चीज में रिस्पेक्ट फॉर योर वर्क and to do that work in a better manner, in a new manner, in a different manner. हर दिन इसके ऊपर आपको काम करना, हर क्षण इसके ऊपर आपको काम करना, हमेशा आपको काम करना. और इसी की प्रोत्साहन अगर हम सबको दे सके तो आत्मनिर्भर भारत बन सकता है. वंडरफुल. और आप इसी चीज पे फोकस रहते हैं, एक्सीलेंसी पे,
इसलिए इतना सारा आप पढ़ते हैं और इतना सारा कंटेंट है, ये अद्भुत है सर, ये बहुत इंस्पायरिंग है। और अगर इस पे मैं ट्रूली, चूंकि मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ता हूँ, क्लोजली वॉच करता हूँ सर, मैंने इतना ज्यादा कंटेंट और इतना ज्यादा कन्वेंशन किसी सब्जेक्ट के बारे में और इतना ज्यादा जो डीप नॉलेज आपके पास में रहता है वो बहुत अद्भुत है सर। और आपने शेयर किया, बहुत सारा समय हमने ले लिया सर आपका, हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। और एक आभार मैं और व्यक्त करना चाहता हूं हमारी पूरी चैट विद सुरेंद्र वत्स टीम की तरफ से। पिछली बार जब मैं बॉम्बे आपसे मिला और आपका इंटरव्यू हमने शूट किया और आपने कुछ ब्लेसिंग्स दिए थे, आपने कहा था कि अभी तो आपने अंगड़ाई ली है और आपकी आंखों में मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। सो आपकी उस बात को हमने सीरियसली ले लिया सर, और उसके बाद हमने कुछ नए कीर्तिमान बनाए हैं, मैं ऐसा मान सकता हूँ, वो एक शुरुआत है। पिछले दिनों हमने एक बहुत बड़े उद्योगपति को हमने बुलाया अपने शो पे, मिस्टर पीसी गोदा, इप्का लेबोरेटरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो इस समय कोरोना में सबसे हेल्पफुल है, वो पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं उसके। और दो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हमने इनवाइट कर रहे हैं सर, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं सर हम। एक मिस्टर दलजीत सिंह कलसी हैं, उन्होंने 2 सुपरहिट फिल्में पंजाबी में दी हैं, जिसमें उनके साथ में को एक्टर जैकी श्रॉफ साहब थे, और उनकी फिल्मों में म्यूजिक मिक्का सिंह और यो हनी सिंह का है। और एक अभी बॉलीवुड एक्टर हैं मस्टर पंकज टिटोरिया, उनको हम लोग इंटरव्यू शूट करने वाले हैं। सो आपकी ब्लेसिंग्स काम कर रही हैं सर। बहुत जल्द हम चैट विद सुरेंद्र वत्स इंग्लिश में शुरू कर रहे हैं और हम लोग लोकल लैंग्वेजेस में उसको लेके जा रहे हैं। सो आपकी ब्लेसिंग्स को भी मैं इस मौके पे देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक यू वेरी मच कि आपने लाइफ आफ्टर लॉकडाउन का ये पहला 1 से लेके 7 जून का अभियान में आपने मेरे को इनवाइट किया। और आप एक सच्चे इंसान हैं और आप दिल के एक क्लीन इंसान हैं, क्योंकि मैं बहुतों को जानता हूं और किसी हरामी को देखता हूं तो 1 सेकंड में पहचान जाता हूं। बातें मैं उससे भी करता हूं लेकिन लंबा ही रहता हूं। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमेशा एक ग्राउंडेड फील करता हूं। आप में वो एक बात है जिससे कि आदमी के अंदर का ह्यूमिलिटी बाहर जाग के आता है। और इसके वजह से आप इन लोगों को तो आपने इंटरव्यू लिया ही लिया, और आने वाले दिनों में आप अमिताभ बच्चन का भी इंटरव्यू लेंगे, आने वाले दिनों में आप नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू लेंगे, आने वाले दिनों में विराट कोहली भी आपके इस सेशन में आएंगे। और दुनिया में जितने भी टॉप बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्स के इंसान हैं, फिल्म लाइन के लोग हैं, और दुनिया के सबसे महान व्यक्ति लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी भावना प्योर है और प्योरिटी जिसमें है वो अट्रैक्ट करता है, और आप इसीलिए उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऐसे मेरी मनोकामना नहीं, मेरे विश्वास है कि ये होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच सर। आपकी हर बात को पूरा हिंदुस्तान सीरियस लेता है, हम बहुत सीरियस लेते हैं, और आपने इतना सारा समय दिया, इतना जो प्यार उसने मिलता है सर, ये बहुत प्रेरित करता है मेरे जैसे व्यक्ति को और ज्यादा काम करने के लिए और ज्यादा ईमानदारी के साथ में काम करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। और आपने आगाज किया है सर, और अंजाम क्या होगा हमारे इस 7 दिन के शो का, मैं आपको निश्चित रूप से अपडेट करूंगा, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाएगा सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये थे श्री संतोष नायर साहब, एक बहुत बुलंद आवाज जिसको पूरे हिंदुस्तान पे गर्व है। और पहले एक टाइम था जब हिंदुस्तान के लोगों को स्पेशली कुछ एडवांस सीखना होता था तो वो विदेशी ट्रेनर्स को पढ़ते थे, उनको सुनते थे, उनकी ट्रेनिंग्स लेते थे, लेकिन संतोष नायर साहब ने उस कमी को पूरा किया, और हर इंडियन को संतोष नायर साहब पे बहुत विश्वास है। ऑल इंडियन आर प्राउड ऑफ संतोष नायर सर। सो ये आज का हमारा पहला एपिसोड था इस सीरीज का, और कल इस सीरीज में हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत आइडियल पर्सनैलिटी। स्पेशली अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करें तो इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो बहुत बड़े बड़े होटल के उनके अपने बिजनेस हैं, लाखों लोगों के वो आइडियल हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। सो आप इसी प्रकार से प्यार देते रहिए, और जो भी आप जानना चाहते हैं लाइफ आफ्टर लॉकडाउन के बारे में, क्या क्या होगा, आपके क्या डर हैं, आपकी क्या शंकाएं हैं, आप नीचे
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम लोग मिलेंगे कल यानी 2 जून को सुबह 8 बजे चैट विद सुरेंद्र वत्स पे और लगातार 7 जून तक हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। टेक केयर, स्टे होम। अगर घर बाहर निकलने की परमिशन है तो उसमें जाइए, लेकिन नियमों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।